कहानी एक पहाड़ी के ऊपर मैदान से शुरू होती है। एक सुबह एक आदमी जिसका नाम वैलेंटाइन है अपने ट्रक के पास जाता है अपना काम निपटाने के बाद। फिर वो अपने दोस्त अर्ल को जगाता है उसका नाम मजाक में कहकर और कहता है कि उठ जाओ। अर्ल कोई जवाब नहीं देता और सोता रहता है। वैलेंटाइन कुछ गइयों को देखता है, फिर उसके दिमाग में अर्ल को जगाने का एक मजेदार तरीका आता है। वो दिखावा करता है जैसे एक भागते हुए जानवरों का तूफान स्टैम्पीडे हो रहा हो। ट्रक हिलता है और जोर जोर से चिल्लाता है। नतीजे में अर्ल ट्रक से गिर जाता है और इस जोरदार जगाने वाले तरीके से उठ जाता है। वैलेंटाइन जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसको अपनी हरकत बहुत मजेदार लगती है। फिर वो अपनी जेब से एक सिगरेट निकलता है और अर्ल को भी एक देता है। दोनों सिगरेट जलते हैं। अर्ल पूछता है कि क्या वैलेंटाइन ने नाश्ता तैयार कर लिया। वैलेंटाइन जवाब देता है कि नहीं क्योंकि कल उसने नाश्ता बनाया था। अर्ल इनकार करता है और कहता है कि कल वैलेंटाइन ने नहीं बल्कि उसने बनाया था। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते हैं और फैसला करने के लिए रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं। अर्ल जीत जाता है तो वैलेंटाइन को मजबूरन नाश्ता बनाना पड़ता है। नाश्ता करने के बाद दोनों अपने काम पे निकल जाते हैं। काम के बाद वो ट्रक में कहीं जा रहे होते हैं और दिन का एजेंडा डिस्कस करते हैं। अर्ल शिकायत करता है कि वैलेंटाइन कभी भी पहले से कुछ प्लान नहीं करता। इसी बीच वैलेंटाइन चलते हुए किसी को देखता है। वो एक लड़की है जिसका नाम रोदना है। वो अपना तारुफ करवाती है और कहती है कि वो सेस्मोलॉजी जमीन के हिलने का इल्म का मुताला कर रही है। दूसरी तरफ वैलेंटाइन थोड़ा मायूस हो जाता है क्योंकि उसकी उम्मीद थी कि लड़की कोई बहुत खूबसूरत और सेक्सी होगी। रोदना पूछती है कि क्या किसी ने यहाँ ड्रिलिंग या धमाकाए किए हैं जो जमीन को हिलाने का सबब बन सकें। वैलेंटाइन हल्का सा हंसी रोक कर कहता है कि नहीं। रोदना कहती है कि उसकी मशीन अजीब रीडिंग्स दे रही है और उनकी स्कूल की मशीन यहाँ 3 साल से लगी हुई है मगर ऐसे रीडिंग्स कभी नहीं मिली। अर्ल मशवरा देता है कि रोदना आसपास के लोगों से पूछ ले। रोदना उनका शुक्रिया अदा करती है और फिर दोनों वहां से चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो सिटी ऑफ परफेक्शन में वॉल्टर चंग के मार्केट पहुंचते हैं। मार्केट के अंदर एक औरत उनका इस्तकबाल करती है और पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। वैलेंटाइन बताता है कि उनकी रोदना से मुलाकात हुई। अर्ल कहता है कि रोदना को अपने काम में कुछ मसाइल हो रहे हैं। इसी बीच रोदना अपने समन ठीक कर रही होती है मगर उसको पता नहीं चलता कि जमीन के नीचे कुछ हिल रहा है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। खुशकिस्मती से वो अपने ट्रक के अंदर चले जाती है इससे पहले कि वो चीज उस तक पहुंचे। वैलेंटाइन और अर्ल अपना काम मुकम्मल करते हैं और एक सोफा पे आराम करने बैठ जाते हैं। वैलेंटाइन अर्ल को एक कॉकटेल ऑफर करता है और दोनों अपनी जॉब्स के बारे में बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वो वापस काम शुरू करते हैं। वैलेंटाइन मेलविन से कहता है कि वो मदद करे क्योंकि ज्यादातर चीजें उसकी है। मेलविन मना कर देता है और उल्टा कहता है कि दोनों उसके लिए स्टोर से बियर ले आएं। अर्ल जवाब देता है कि बियर सिर्फ बड़े लोगों के लिए होती है। वैलेंटाइन अपनी जॉब के बारे में बार बार शिकायत करता है जो फिर एक बेहास में बदल जाती है। इसी बीच जो पाइप वो यूज कर रहे होते हैं उसमें लीक हो जाता है और पानी सीधा उनके चेहरों पे गिरता है। मेलविन उनकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ देर बाद वो अपना सामान ट्रक में डालते हैं और निकलने लगते हैं। एक औरत जिसका नाम नैन्सी है उनसे कहती है कि रुको। वैलेंटाइन कहता है कि वो अब लकड़ी की सप्लाई नहीं कर रहे और अब बिक्सबी के अपार्टमेंट जा रहे हैं। नैन्सी कहती है कि उसको लकड़ी नहीं चाहिए बल्कि उसको एक नए पॉटरी के लिए बर्तन बनाने का भत्ता का काम करवाना है। वो दोनों को काम के बदले फ्री लंच और बियर का लालच देती है लेकिन दोनों फिर भी इस ऑफर को माना कर देते हैं और निकल जाते हैं। चलते हुए वैलेंटाइन बिजली के टावर पे किसी को देखता है। पता चलता है कि वो एडगर है। वो ट्रक से उतरकर उसको नीचे बुलाने की कोशिश करते हैं मगर कोई जवाब नहीं आता। दोनों एक बार फिर रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं ये फैसला करने के लिए कि कौन टावर पे चढ़ेगा। वैलेंटाइन हार जाता है तो वो टावर पे चढ़ जाता है। जब वो एडगर के करीब जाता है तो उसको कुछ अजीब लगता है। पता चलता है कि एडगर मर चुका है। वो जल्दी से उसकी लाश नीचे लाता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से पूछता है कि क्या एडगर दिल का दौरा पड़ने से मारा है। डॉक्टर कहता है नहीं, वो डिहाइड्रेशन पानी की कमी से मारा है। ये सुनकर वैलेंटाइन हैरान हो जाता है और कहता है कि पानी की कमी से मरने में दिन लगते हैं। अर्ल भी परेशान होता है और इस मौत का सबब समझने की कोशिश करता है। डॉक्टर सिर्फ हाँ में सर हिलाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी भारी निगाहों से देखते हैं।
अगला सीन एक बूढ़े आदमी को काम करते हुए दिखता है जब अचानक उसे अपनी बकरियों के झुंड में कुछ अजीब महसूस होता है। लेकिन बूढ़े आदमी अपना काम जारी रखता है और अपने शक को नजरअंदाज कर देता है। काम करते वक्त बूढ़े आदमी को अचानक झटका लगता है और कोई अजीब चीज उसे नीचे खींच लेती है। बकरियों का झुंड घबरा जाता है और आखिरकार वो भी बूढ़े आदमी की तरह गायब हो जाती है। वैलेंटाइन और अर्ल अब भी एडगर की मौत पर सवाल उठा रहे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर के घर से जा चुके होते हैं। रास्ते में वो रुकते हैं और अपनी ट्रक से सरप्राइज में उतर जाते हैं। वो देखते हैं कि फेंस के अंदर बकरियों की लाशें पड़ी है। वो बूढ़े आदमी के घर का दरवाजा नॉक करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो अंदर जाते हैं मगर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ बूढ़े आदमी पहले काम कर रहा था। वहाँ सिर्फ उसकी टोपी मिलती है। वैलेंटाइन टोपी उठाता है लेकिन नीचे जमीन के अंदर बूढ़े आदमी का सर मिलता है। वो चीख उठते हैं जब उसकी लाश देखते हैं। वैलेंटाइन घबरा के टोपी फेंक देता है और जोर से चीखता है। दो मजदूर सड़क के किनारे काम कर रहे होते हैं जब वैलेंटाइन और अर्ल वहां से गुजरते हैं और उनको चेतकर कहते हैं कि जल्दी निकल जाओ, कोई कातिल आजाद घूम रहा है। फिर वो जल्दी से अपनी ट्रक में निकल जाते हैं लेकिन मजदूर इनकी बात नजरअंदाज करते हैं और सड़क पर ड्रिलिंग जारी रखते हैं। जब वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो अचानक जमीन से खून उबलता है। एक मजदूर तार में उलझ जाता है और नीचे खींच लिया जाता है। वो अपने साथी का नाम पुकारता है, मदद मांगता है। उसका साथी उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन जमीन के नीचे के झटकों की वजह से पहाड़ से पत्थर गिरने लगते हैं। मजदूर पत्थरों के नीचे कुचल जाता है। शहर में एक आदमी शिकायत करता है कि उसके कुछ जानवर गायब हो गए हैं। इसी वक्त वैलेंटाइन और अर्ल वहां पहुंचते हैं। लोग उनसे बार बार पूछ रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। नेस्टोर उनको मशवरा देता है कि वो बिक्सबी जाके पुलिस को सब बताएं। वो तुरंत अपनी ट्रक में वापस बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वैलेंटाइन ट्रक के ब्रेक्स लगाता है क्योंकि रास्ता पत्थर और चट्टानों से बैंड होता है। वो ट्रक से उतर के उन मजदूरों को ढूंढने लगते हैं जो उनको पहले रास्ते में माइल दे। अर्ल एक मजदूर की खून से भारी हेलमेट देख लेता है। वैलेंटाइन को समझ नहीं आता क्या बोले और दोनों जल्दी से ट्रक में वापस बैठकर निकलने लगते हैं लेकिन ट्रक हिला भी नहीं रहा होता। कुछ देर के बाद पूरी ताकत लगाने के बाद आखिर ट्रक चल पड़ता है। शहर वापस पहुंचकर वो जल्दी से ट्रक से उतरकर सबको बता देते हैं कि क्या हो रहा है। बर्ट देखता है कि ट्रक के नीचे कोई अजीब चीज लटक रही है। वो सब इस चीज को घूर के देखते हैं और वैलेंटाइन कहता है कि यही वजह थी कि ट्रक पहले रुका हुआ था। बर्ट अंदाजा लगाता है कि यही अजीब चीज उन सब अजीब हादसन का सबब है जो शहर में हो रहे हैं। रात हो जाती है। डॉक्टर और उसकी बीवी अपनी चीजें समेट रहे होते हैं और सुबह तक बिक्सबी जेन का प्लान बना रहे होते हैं। अचानक बिजली चली जाती है। डॉक्टर अपनी फ्लैशलाइट उठाता है और जनरेटर की तरफ जाता है। डॉक्टर देखता है कि जनरेटर ही गायब हो चुका है। उसकी बीवी उसके पास आती है। डॉक्टर उसे फ्लैशलाइट दे देता है और जनरेटर का वायर खींचता है। अचानक एक अजीब वर्म्स जमीन से निकलती है। उसकी बीवी उसे भाग जाने के लिए कहती है लेकिन डॉक्टर उसकी नहीं सुनता। कुछ देर बाद डॉक्टर आखिरकार की तरफ भागने लगता है लेकिन जमीन के नीचे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है। उसकी बीवी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन डॉक्टर नीचे खींच लिया जाता है। अचानक वो वर्म्स डॉक्टर की बीवी के सामने आ जाते हैं। वो फौरन अपनी कार में बैठ जाती है। वर्म्स कार को तोड़ने लगती है। आखिर कार भी जमीन के अंदर समा जाती है और डॉक्टर की बीवी चीख मारती है। शहर में लोग अपने हथियार और गोलियां तैयार कर रहे होते हैं जिससे इस वर्म्स का सामना किया जा सके। लोग वैलेंटाइन और अर्ल से कहते हैं कि घोड़ों पे बिक्सबी जाओ और मदद बुलाओ। सुबह होते ही वो अपने सामान तैयार कर लेते हैं। शहर वाले उनको बंदूक और गोलियां देते हैं ताकि अगर वो वर्म्स सामने आए तो अपना बचाव कर सकें। वो बिक्सबी के सफर पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो डॉक्टर के घर पहुंचते हैं। अर्ल देखता है कि उनकी कार वहां नहीं है तो वो समझता है कि शायद वो लोग पहले ही निकल गए। जब वो और इधर उधर देखते हैं तो उनको डॉक्टर और उसकी बीवी की कार जमीन में दाबे हुए मिलती है। वो फौरन घोड़ों पर वापस लौटने लगते हैं और ये प्लान करते हैं कि बिना ब्रेक लिए सीधा बिक्सबी तक पहुंचना है। अचानक उनके घोड़े रुक जाते हैं। वैलेंटाइन और अर्ल अपने होश संभलते हैं। तभी अर्ल का घोड़ा नीचे खींच लिया जाता है जबकि वैलेंटाइन का घोड़ा भाग जाता है। अचानक वो वर्म्स सामने आ जाती है। वैलेंटाइन अपनी बंदूक लोड करता है और निशाना लगाता है लेकिन गोली का वर्म्स पर कोई असर नहीं होता। वर्म्स वापस जमीन के नीचे चली जाती है तो वैलेंटाइन और अर्ल जान बचाकर भागने लगते हैं।
वो वर्म्स उनका पीछा करती है और जमीन हिलने लगती है क्योंकि वो बहुत बड़ी है। वो एक साथ कूदते हैं लेकिन नीचे गिर जाते हैं क्योंकि दीवार बहुत ढलवन है। वर्म्स सीमेंट की दीवार तोड़ने की कोशिश करती है मगर नाकाम होती है और मर जाती है। अचानक रोदना दीवार के ऊपर आती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा है। फिर उसकी नज़र वर्म्स के मुर्दा जिस्म पर पड़ती है। वो मुर्दा जिस्म का जायजा लेते हैं। रोदना कहती है कि इस वर्म्स के आंखें नहीं है और ये सिर्फ जमीन के नीचे रहने वाली चीज है। जब वैलेंटाइन और अर्ल बात कर रहे होते हैं, रोदना उनकी बात काट कर कहती है कि चुप रहो और बताती है कि ऐसी और भी 3 वर्म्स है। तीनों जल्दी से रोदना के ट्रक की तरफ भागते हैं मगर साइज्मिक मशीन जमीन के अंदर हिलने का सिग्नल देती है। तीनों तेजी से एक बोल्डर के ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि वर्म्स बोल्डर पर चढ़ नहीं सकते। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद वैलेंटाइन देखता है कि वर्म्स अब भी वही है। जैसे ही वो देखने जाता है, वर्म्स सामने आ जाती है और वैलेंटाइन जल्दी से वापस बोल्डर पर चढ़ जाता है। वो सब फंस गए हैं। सुबह होने पर वैलेंटाइन फिर चेक करता है लेकिन वर्म्स अब भी वही होती है। रोदना एक लंबी लगदी उठाती है और दूसरे बोल्डर तक पहुंचने का तरीका सोचती है। वो दोनों भी उसका तरीका अपनाते हैं और एक बोल्डर से दूसरे बोल्डर तक पहुंच जाते हैं। फिर वो ट्रक तक कोड़ते हैं और फौरन इंजन स्टार्ट करके वहां से भाग जाते हैं। बाद में वो शहर लाओत आते हैं। वैलेंटाइन गुस्से में लोगों पर चिल्लाता है क्योंकि सब वर्म्स को हल्के में ले रहे होते हैं। वो निकलने का प्लान बनाते हैं और रोदना मशरिकी पहाड़ों की तरफ भागने का मशवरा देती है। नैन्सी अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद मेलविन वर्म्स के हाथों गिरफ्तार हो जाता है और जोर से चीखता है। सब समझते हैं कि वो मजाक कर रहा है लेकिन जब वो उसको ढूंढने जाते हैं तो उसको एक पोल के ऊपर चढ़ते देखते हैं। तभी वर्म्स सामने आ जाती है। सब लोग जल्दी से अपने घरों में भाग जाते हैं और आवाज ना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मिंदी अपनी पोगो स्टिक से खेल रही होती है। वर्म्स उसकी तरफ बढ़ती है। वैलेंटाइन और नैन्सी तेजी से मिंडी की तरफ जाते हैं और यूज जल्दी से घर के अंदर ले जाते हैं। फिर एक मशीन आवाज करने लगती है और वर्म्स नीचे से दुकान के अंदर घुस जाती है। जल्द ही एक आदमी को खींचकर जमीन के अंदर ले जाती है। वो वर्म्स का शिकार बन जाता है। तभी एक और वर्म्स जमीन से बाहर आती है। सब जल्दी से छत पर चढ़ जाते हैं। सभी छत पर पहुंच जाते हैं। सिर्फ रोदना खिड़की से गिर जाती है लेकिन खुशकिस्मती से वो एक और चीज पर चढ़ जाती है और वर्म्स उसे पकड़ नहीं पाती। बर्ट और एक औरत बिना किसी खबर के पेट्रोल से वापस आते हैं। वर्म्स उनके बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है और दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है। वो बर्ट का पांव पकड़ लेती है मगर औरत बंदूक चलाकर उसे बचा लेती है। दोनों मिलकर वर्म्स पर गोली चलाते हैं जब तक वो मर नहीं जाती। वो अपनी छत पर चढ़ जाते हैं और अपने साथ बहुत सी बंदूकें ले जाते हैं। रोदना महसूस करती है कि वर्म्स कोई चाल चल रही है। थोड़ी देर बाद वर्म्स लोगों के घर हिलाने लगती है। नेस्टोर गिर जाता है और वर्म्स उसे खींच लेती है। जब सब लोग एक नए प्लान का सोचते हैं तो वर्म्स बर्ट के ट्रक को नुकसान पहुंचा देती है जो उनकी भाग निकलने की आखिरी उम्मीद थी। अर्ल एक तरीका सोचता है। एक आदमी ट्रैक्टर का इंजन स्टार्ट करता है और वो तेज रफ्तारी से चल पड़ता है। जब वर्म्स ट्रैक्टर का पीछा करती है तो वैलेंटाइन तेजी से एक दूसरी गाड़ी की तरफ दौड़ता है लेकिन ट्रैक्टर एक जगह रुक जाता है और वर्म्स अब वैलेंटाइन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन रोदना एक और तरीका सोचती है और वर्म्स का ध्यान हटा देती है। वैलेंटाइन गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता है और सभी लोग गाड़ी में चढ़ जाते हैं और तेजी से पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब होने लगती है। वो जल्दी से भागते हैं और एक बोल्डर पर चढ़ जाते हैं इससे पहले कि वर्म्स उन्हें पकड़ सके। अर्ल एक नए प्लान का सोचता है। वो एक बॉम्ब वर्म्स की तरफ फेंकते हैं और वर्म्स उसे निगल लेती है। बॉम्ब अंदर फंस जाता है और वर्म्स मर जाती है लेकिन दूसरी वर्म्स समझदार होती है और इस बार बॉम्ब को वापस फेंक देती है। खुशकिस्मती से सब बॉम्ब के धमाके से बच जाते हैं। वैलेंटाइन, अर्ल और रोदना एक बोल्डर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वर्म्स उनका रास्ता रोकती है। सब लोग आवाज बनाकर वर्म्स का ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वर्म्स चालाक होती है और इस बार बेवकूफ नहीं बनती। वैलेंटाइन एक नया तरीका सोचता है और तीनों एक ढलान की तरफ दौड़ते हैं लेकिन वर्म्स उन्हें घेर लेती है। वैलेंटाइन बॉम्ब फेंकता है लेकिन वर्म्स उसे इग्नोर करती है और वैलेंटाइन की तरफ तेज रफ्तारी से आती है। वैलेंटाइन एक तरफ हट जाता है और वर्म्स स्पीड की वजह से अपनी जगह रोक नहीं पाती और सीधा ढलान से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। सब लोग जीत की खुशी मनाते हैं
क्योंकि उन्होंने सब वर्म्स को हरा दिया होता है।